तो ये क्या होता है कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखा था, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस में एक पॉइंट था कि अगर उसको ठीक से हम क्योर नहीं कर पाते या फिर वो आगे जाके प्रोग्रेस करने लग जाता है तो वो आरपीजीएन क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब आरपीजीएन हो गया हमको, इसकी वजह से हमारे जो रीनल फंक्शंस हैं वो हैम्पर होने लग जाते हैं, उसमें रिडक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अक्यूट रीनल फेलियर। तो आरपीजीएन क्या होता है, अक्यूट रिडक्शन इन द रीनल फंक्शंस रिजल्टिंग इन अक्यूट रीनल फेलियर इन अ फ्यू वीक्स और मंथ्स। ठीक है, अब इसका मेन फीचर क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जैसे कि आरपीजीएन के 3 टाइप्स हैं, अभी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन तीनों टाइप्स में एक चीज़ जो होती है वो हर चीज़ में कॉमन होती है। वो क्या है कि जब भी हम उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी करेंगे, तो उसमें हमें क्रिसेंट स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, क्रिसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसीलिए इसका नाम दूसरा ये है, क्रिसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिसेंट्स बन जाते हैं, और वो क्रिसेंट्स कहाँ बनते हैं, आउटसाइड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये बोमेंस कैप्सूल जो है इसका साइज़ जो है बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है क्रिसेंट फॉर्मेशन हो गई है। जो हमारे पेराइटल एपिथेलियल सेल्स होते हैं बोमेंस कैप्सूल के, वो प्रोलिफरेट करते हैं, आगे जाके क्रिसेंट्स बनाते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पेराइटल एपिथेलियल सेल्स यूज़ होते हैं, इसमें विसरल एपिथेलियम के सेल्स भी आके इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्रिसेंट फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये जो क्रिसेंट है, क्योंकि ये एनलार्ज कर रहा है वुमेन्स कैप्सूल के साइज़ को, इसीलिए ये जो हमारी कैपिलरीज होती हैं ग्लोमेरुलस की, इसको ऊपर की तरफ कंप्रेस करने लग जाता है। ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो तीनों टाइप के आरपीजीएन में हमें मिलता है। ठीक है, अब हमारे क्रिसेंट्स होते हैं क्या, तो क्रिसेंट्स हमारे ऐसे समझ सकते हैं कि क्रिसेंट्स क्या है, पॉलीगोनल स्ट्रक्चर्स है ना, पॉलीगन की शेप में है, लेकिन पॉलीगन की किसी 2 साइड्स को पकड़ के अगर हम खींच दें तो वो एलोंगेटेड हो जाएंगे, है ना। तो इसी को ऐसी ही इसकी शेप होती है कुछ, कि पॉलीगोनल स्ट्रक्चर जो कि एलोंगेटेड है थोड़े से। अब ये बनते क्यों, तो इसको जो स्टिमुलेट करता है ना वो फाइब्रिन, मतलब हमारी वुमेन्स कैप्सूल की उसमें सेल कैप्सुलर स्पेसिस में क्या होता है, फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन की वजह से ये क्रिसेंट्स बनते हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम हिस्टोलॉजी में देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे दोनों डायग्राम्स में मार्क, दोनों ग्लोमेरुलाई में मार्क कर रखा है चांद जैसा स्ट्रक्चर, है ना, एक रेड से बना रखा है एक ब्लू से। तो ये होता है हमारा क्रिसेंट जो कि ग्लोमेरुलस को कंप्रेस करता है। ठीक है, अब इसके टाइप्स, तो हमारे आरपीजीएन के टाइप्स होते हैं 3। तो अभी जो इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया कि एपीजीएन को अगर क्योर नहीं कर पाए, आगे जाके जब वो प्रोग्रेस करता है तो वो आरपीजीएन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आरपीजीएन में कौन सा वाला कन्वर्ट होता है, वो होता है हमारा टाइप 2, जो कि इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इसी को हम बोलते हैं टाइप 2 आरपीजीएन। तो ये इम्यूनो कॉम्प्लेक्स डिसीज़, मतलब कि अब हमें पता है कि एपीजीएन में क्या हो रहा था कि एंटीजन जो था वो हमारे पोडोसाइट्स में जाके बैठ गया था, पीछे पीछे एंटीबॉडी आ गई थी, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन गया था इन सीटू में। तो उसमें भी तो क्योंकि ये इसी का पार्ट है तो इसमें भी सेम वही बनता है। तो इसमें भी क्या है, प्लांटेड एंटीजन, मतलब कि वो पहले से वहाँ नहीं था, उसको वो पहले घूम रहा था कहीं और फिर आगे इधर प्लांट हो जाता है। तो यहाँ पे भी प्लांटेड एंटीजन होता है टाइप 2 में। ठीक है, अब हमारी टाइप 1 कौन सी होती है, टाइप 1 में क्या होता है, इसमें भी एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है, लेकिन इसमें जो हमारा एंटीजन होता है ना वो फिक्स्ड होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इसमें क्या है कि हमारा एंटीजन फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैसे? क्योंकि हमारा एंटीजन इसमें होता क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो कोलाजन से बनी होती है, कोलाजन प्रोटीन से। तो वो जब एंटीजन की तरह एक्ट करने लग जाता है तो उसमें वो एंटीजन की तरह एक्ट करने लग गया, तो फिर उसके लिए उसके अगेंस्ट बन जाएंगी एंटीबॉडीज़। अब वो एंटीबॉडीज़ घूमती घूमती इधर आएंगी, उस पर जाके अटैक करने लग जाएंगी। ठीक है, तो इसमें भी बन गया हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स, लेकिन इसमें जो है एंटीजन हमारा वो है फिक्स्ड। तो इसकी वजह से आगे हम देखेंगे कि लीनियर पैटर्न बनता है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी जो होती है वो लीनियरली बिखरती हैं। तो ये हो गया हमारा टाइप 1। और इसका मोस्ट, हाँ, तो इसको और क्या बोलते हैं, एंटी जीबीएम डिजीज़, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज़। क्यों? क्योंकि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को जाकर अटैक करता है मेनली। ठीक है, उसके बाद टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, अब हमारा आता है टाइप 3। टाइप 3 को हम पॉसी इम्यून आरपीजीएन भी बोलते हैं। क्यों? पॉसी इम्यून का मतलब भी पहले बताया हुआ है कि इसमें क्या है कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हमारी मेन
दिक्कत करती है, सेल मीडिएटेड इंजरी हो जाती है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि अब इसमें मेन क्या मिलता है हमको, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, मतलब कि ऐसी एंटीबॉडीज़ हमें हमें मिल जाती हैं जिसमें न्यूट्रोफिल्स को ही अटैक करने लग जाती है। वो हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बने, लेकिन हमारी बॉडी में क्या है कि उसी के खिलाफ अगर एंटीबॉडी बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये इसमें मेनली पाया जाता है, लेकिन क्योंकि ये पॉसी इम्यून आरपीजीएन है तो इसमें कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स तो नहीं बनता, जिसकी वजह से कोई डिपॉजिट्स नहीं मिलते मेनली। ठीक है, ये टाइप्स हो गए 3। अब इसको अलग अलग एक बार तीनों टाइप्स को देख लेते हैं। ये क्रिसेंट्स हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा टाइप 1 में क्या आया था हमारा, एंटी जीबीएम डिजीज़। क्यों? क्योंकि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन है वो एंटीजन की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी मेन इन्फ्लेम्ड हो रही है इसमें। ठीक है, अब इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है हमारा गुड पास्चर सिंड्रोम। ठीक है, ये जब हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि 3 टाइप्स ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और हेरिडिटरी। तो सेकेंडरी में क्या था कि वो डिजीजेज आती थी जिसमें मेन डिजीज़ कोई और है, लेकिन वो सेकेंडरीली हमारी ग्लोमेरुलस को इन्फेक्ट या इन्फ्लेम्ड कर रहा था। ठीक है, तो इस गुड पास्चर सिंड्रोम उसी का एग्जाम्पल था। तो ये सेकेंडरी जीएन में आता है। क्यों? क्योंकि ये इट इज़ एसोसिएटेड विद अदर डिजीजेज ऑल्सो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मेनली, हमने कहा कि अदर डिजीज़ भी होती है, तो क्या है इसमें, तो आरपी जीन के साथ साथ इसमें पल्मोनरी हैमरेजेस भी होंगी। ठीक है, वो कैसे होती है वो हम देखते हैं। ठीक है, अब इसमें पहले ही बता दिया ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को जाके अटैक करेगी। तो ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी हुई है, एंडोथीलियम बनी हुई है कैपिलरी की, और पोडोसाइट्स है विसरल एपिथेलियम ऑफ द वोमेन्स कैप्सूल के। ठीक है, अब इसमें वो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो कोलेजन प्रोटीन से बनी होती है। तो कोलेजन प्रोटीन का जो अल्फा 3 चेन होता है, प्रोटीन्स बहुत सारी चेन से बने होते हैं ना, तो उसका जो अल्फा 3 चेन होता है वो मेनली एक्ट एज एंटीजन। अब ये एंटीजन बन गया, अब एंटीजन है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी भी बनेगी, तो एंटी जीबीएम एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है, अब फिर एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन जाता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई। अब ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स है ना, जैसे इसमें दिखा रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिल्कुल लीनियर है, सीधी सीधी सी है हमारी, है ना, लाइन के थ्रू है, जैसे किसी धागे को फोल्ड करते हैं ना वैसे धागे की तरह होती है ये, है ना। तो इसी पे जाके एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो होते हैं वो इसको इन्फ्लेम करते हैं और यहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये जो डिपॉजिट होते हैं ना ये लीनियर पैटर्न में होते हैं। ठीक है, फिर इन्फ्लेमेशन हो गई, इसी को बोलते हैं हम टाइप 1 आरपीजीएन, और ये आगे जाके हमारा कर देता है एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, फिर अब क्योंकि हम कोलेजन प्रोटीन ऐसा तो नहीं कि सिर्फ यहीं पर होगा, मतलब किडनी में ही होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन तो कहीं भी होगी, तो वहाँ मतलब वो जो हमारी एल्वियोलाई होती है वहाँ पर भी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसमें भी कोलेजन प्रोटीन होता है, और टाइप 4 कोलेजन प्रोटीन ही होता है। उसकी अल्फा 3 चेन पर भी ये सेम एंटीबॉडी जो है वो जाके काम करने लग जाती है। तो मतलब ये वाली जो एंटीबॉडी एंटी जीबीएम एंटीबॉडी ये एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, एल्वियोलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि लंग्स में होती है, वहाँ पे जाके उसको अफेक्ट कर देती है। वहाँ पर भी सेम काम करती है कि एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनाती है और उसमें भी इन्फ्लेमेशन कर देती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पल्मोनरी हैमरेजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, मतलब कि टाइप 1 आरपीजीएन में जो भी हमको क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग ही दिखेंगे। तो एक्यूट रीनल फेलियर हो गया। ठीक है, टाइप 1 आरपीजीएन है क्योंकि उसको अफेक्ट कर दिया उसने जाके, तो एक्यूट रीनल फेलियर होगा। दूसरा पल्मोनरी हैमरेज है। हैमरेज होने की वजह से क्या होता है कि जब भी वो खांसता है या फिर उसको कोई कफ निकलता है तो उसमें ब्लड आता है, तो इसको बोलते हैं हिमोप्टोसिस, तो कफिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए। ठीक है, गुड पास्चर सिंड्रोम भी इसी में कवर हो जाता है हमारा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टाइप 2। तो टाइप 2 अभी हमने देखा था ऊपर की तरफ कि ये क्या था हमारा, एपीजीएन जो होता है, एपीजीएन आगे जाके प्रोलिफरेट करता है तो आरपीजीएन में कन्वर्ट हो जाता है, टाइप 2 आरपीजीएन में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एपीजीएन का दूसरा नाम क्या था, PSGN। ठीक है, डेवलप इनटू आरपीजीएन टाइप 2। ठीक है, पैथोजेनेसिस सेम होती है इसकी एपीजीएन की तरह, मतलब वही पहले एंटीजन जो था वो आएगा हमारी किडनी में जाके सेटल डाउन होगा पोडोसाइट्स में, फिर पीछे पीछे एंटीबॉडी आएगी, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनाएगी, इन्फ्लेमेशन कर देगी, है ना। तो इसकी भी जो लोकेशन होगी वो पोडोसाइट्स वाली होगी, मतलब कि सब एपिथेलियल होगी। 4 लोकेशन बताई थी ना फर्स्ट वीडियो में, तो उसमें चारों में से कौन सी लोकेशन होगी, इसमें सब एपिथेलियल होगी। ठीक है,
तो अब ये रहे हमारे पोडोसाइट्स, यहाँ पे जाके ये इकट्ठा हो गए। अब ये क्या है कि छोटे 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 ग्रैन्यूल्स बना के इन्फ्लेम कर रहे हैं इसको, है ना। तो जब भी हम इसको लाइट माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो ये इर्रेगुलर पैटर्न या फिर ग्रैन्युलर पैटर्न शो करेगा, ठीक है। तो सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स ही हो गए। अब क्लिनिकल फीचर वही एपीजियन की तरह ही होंगे। एपीजियन में क्या था क्लिनिकल फीचर हमारा, नेफ्राइटिक सिंड्रोम था, नेफ्राइटिक सिंड्रोम। अब नेफ्राइटिक सिंड्रोम से हमें उसके 5 सिम्टम्स ऑटोमेटिकली याद आने चाहिए। ये भी फर्स्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन किए थे। 5 सिम्टम्स कौन से थे, सबसे मेन इसमें था वो वाला हीमेच्यूरिया, ठीक है, यूरिन में ब्लड दिखाई देगा, स्मोकी अपीयरेंस होगा यूरिन का, ठीक है। तो 5 सिम्टम्स वही वाले हो जाएंगे। उसके बाद आगे, अब क्योंकि इससे थोड़ा अगला स्टेज होता है एपीजीएन से, है ना। एपीजीएन ठीक नहीं हो पाया, इस वजह से हमें आरपीजीएन हुआ। तो इसी की वजह से क्या है कि अक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है, रीनल फंक्शंस हमारे लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड टाइप 3 आरपीजीएन। तो इसको पॉसी इम्यून आरपीजीएन बोलते हैं। क्यों ये बता दिया, क्योंकि इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, कोई भी डिपॉजिट्स नहीं मिलते, ठीक है। बस इसमें एक फीचर है जो एक्स्ट्रा मिलता है, वो है हमारा एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी मिल जाती है ना। मतलब कि न्यूट्रोफिल्स को मारने वाली एंटीबॉडी हमको इसमें मिलती है। तो इसमें कोई भी ग्लोमेरुलर इम्यून डिपॉजिट नहीं होता, क्योंकि ये सेल मीडिएटेड टाइप ऑफ इंजरी की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद फीचर्स, हमारी ओवरऑल आरपीजीएन के फीचर्स क्या हैं। तो अगर हम बाहर से अगर हमारी किडनी में आरपीजीएन है और उस किडनी को हम बाहर से देखेंगे तो वो थोड़ी, वैसे तो वो वाइट होगी, लेकिन वो साइज़ में जो उसका नॉर्मल साइज़ है उससे बड़ी दिखेगी हमको, ठीक है। तो ये इसमें दिखा रखा है, ये हमारा लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर क्रिसेंट फॉर्मेशन दिखा रखी है, सेल्स बनती है पॉलीगोनल, जो कि थोड़ी एलोंगेटेड है, फाइब्रिन होने की वजह से ये फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो डायग्राम है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंडर दिखा रहा है, इसमें सब एपिथेलियल ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स, मतलब कि ये टाइप, अगर इसमें सब एपिथेलियल और वो भी ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स है, अगर लीनियर डिपॉजिट होते तो कौन सा होता, तो होता हमारा टाइप 1 आरपीजीएन। लेकिन इसमें ग्रैन्युलर डिपॉजिट बोल रहा है और पोडोसाइट्स में है, सब एपिथेलियल में है, मतलब तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा टाइप 2 आरपीजीएन, ठीक है, जो कि हमारा एपीजीएन को प्रोग्रेस करने की वजह से हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा माइक्रोस्कोपीज़। तो ये मैंने सेकेंड वीडियो में बताया था कि अगर हमें कोई भी जीन डायग्नोस करना है या फिर उसकी सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो उसके लिए हम 3 तरह की माइक्रोस्कोपी करते हैं, जिसमें से पहली होती है हमारी लाइट माइक्रोस्कोपी। इसमें HNE अपीयरेंस को हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अब ये ना तीनों तरह की, टाइप 1 2 3 तीनों टाइप की आरपीजीएन के लिए सेम होता है। क्यों, क्योंकि इसमें वही मैंने सबसे पहले यही बताया था, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, क्रिसेंट फॉर्मेशन। तो इसमें क्रिसेंट्स जो होते हैं वही लाइट माइक्रोस्कोपी में दिखते हैं, ठीक है। तो क्रिसेंट्स दिखेंगे जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और ये क्या करते हैं, हमारे ग्लोमेरुलस को कंप्रेस करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस कैसा होता है कि उसका साइज़ जो होता है इसमें, क्योंकि इसमें सेम होता है एपीजीएन की तरह। एपीजीएन में क्या होता है कि हमारा हाइपर सेलुलर मतलब सेल्स का नंबर बढ़ रहा था, तो हाइपर सेलुलैरिटी थी, इसकी वजह से साइज़ बढ़ गया था, है ना। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर में भी देखा कि किडनी का हमारा साइज़ बढ़ जाता है, लेकिन इसमें बस एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है, वो है क्रिसेंट फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी दूसरी है हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसके अंदर क्या होता है कि हम लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं कि एग्जैक्टली ये है कहाँ पे, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि ये किस वजह से हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की वजह से हो रहा है, या फिर कहाँ पर अगर वो है तो कौन सा वाला है, प्लांटेड है या फिर फिक्स्ड है। तो ये सब हम आइडिया लगाते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से, ठीक है। तो ये 3 तरह का होता है हमारा, टाइप 1 2 और 3। मतलब कि टाइप 1 में अलग दिखेगा, अगर टाइप 1 आरपीजीएन है तो अलग दिखेगा, टाइप 2 आरपीजीएन है तो अलग दिखेगा, टाइप 3 में भी अलग दिखेगा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं, तो टाइप 1 में हमारा क्या था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन अफेक्ट हो रही थी, है ना। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर अफेक्ट हो रही है तो इसकी वजह से वो कहाँ दिखेगा हमें, लोकेशन उसकी इंट्रा मेम्ब्रेनस, ठीक है। और अगर टाइप 2 है तो टाइप 2 में अभी ऊपर डायग्राम भी देखा था कि इसमें सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पोडोसाइट्स अफेक्टेड होते हैं हमारे, तो पोडोसाइट्स की वजह से सब एपिथेलियल अपीयरेंस उसका होता है। टाइप 3 जो था हमारा वो पॉसी इम्यून था, तो पॉसी इम्यून में तो कोई डिपॉजिट्स ही नहीं होता है, तो इसकी वजह से कोई डिपॉजिट्स दिखते ही नहीं, इसमें कुछ भी विजिबल नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। इसमें क्या है कि
इसमें हम कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि ये भी जो हमारे डिपॉजिट्स हुए हैं तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आए हैं, ठीक है। तो टाइप 3 में तो कोई डिपॉजिट हुआ ही नहीं था, ऊपर लोकेशन में देखा हमने ईएम में, तो कोई डिपॉजिट था ही नहीं, तो इसमें तो कुछ दिखेगा नहीं, तो डिपॉजिट ही नहीं तो कंपोजिशन क्या देखेंगे हम उसकी, है ना। तो टाइप 1 और 2 में ही देखते हैं। तो दोनों में ही जो है ना IgG प्लस C3 कॉम्प्लीमेंट मिलता है, C3 कॉम्प्लीमेंट मिलता है, जो C1 से C9 कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म में होते थे। तो IgG एंटीबॉडी मिलती है और C3 दोनों में ही मिलता है। लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ आ जाता है, अब मैंने बताया कि वो पहला वाला जो था वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में हो रहा था, है ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन उसमें इन्फ्लेम्ड हो रही थी। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी एकदम लीनियर है, सीधी सादी होती है ना। तो इसकी वजह से जो अपीयरेंस होता है IFM में तो वो हमारा बिल्कुल लीनियर दिखता है। लेकिन IgG जो टाइप 2 था, टाइप 2 RPGN में क्या था, पोडोसाइट्स अफेक्टेड हो रहे थे और लोकेशन कहाँ थी, सब एपिथेलियम में। तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्रैन्युलर अपीयरेंस होता है उसका, ठीक है। तो इसका डायग्राम भी है ये रहा। तो इसमें क्या है कि ये तो लीनियर अपीयरेंस है RPGN 1 की, है ना। इसके कंपैरिजन में दूसरे में ग्रैन्युलर दिखता है ना। इसमें दिख रहा है हमें इतने बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स, मतलब छोटे छोटे ही हैं वैसे तो, पर स्कैटर्ड ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं। तो ये हमारा ग्रैन्युलर अपीयरेंस इन RPGN 2 हो गया। क्यों, क्योंकि ये पोडोसाइट्स को जाके इफेक्ट करते हैं, सब एपिथेलियल वो होती है इसकी लोकेशन। और ये क्योंकि हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी सीधी सादी होती है, तो इसकी वजह से इसमें लीनियर अपीयरेंस होता है इन RPGN 1। ठीक है, हो गया पूरा।